इंडियन राइटर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे तबादले की सुबह थी जब मैंने पहली बार उस खामोशी को महसूस किया। मैं करीब 4 साल से मनाली में पोस्टेड था, एक व्यस्त शहर जहां पर्यटक चींटी की तरह दौड़े चले आते हैं जैसे चीनी बिखरी हो। ज्यादातर पुलिस का काम वहीं का वहीं, ट्रैफिक की परेशानी, खोए हुए दस्तावेज या कोई नशे में धुत पर्यटक जो हंगामा कर दे। मुझे शिकायत नहीं थी। मेरी बेटी रीता पास ही थी अपनी माँ के साथ, और मैं हर दूसरे इतवार को बस पकड़कर उससे मिलने जा सकता था। लेकिन 2 मई को थाने में एक सफेद लिफाफा आया। कांस्टेबल राजीव ठाकुर को तत्काल प्रभाव से जिला कुल्लू के रौपड़ा पुलिस चौकी में स्थानांतरित किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थिति हेतु। रौपड़ा एक जगह जिसका नाम मैंने बस कहानियों में सुना था, चाय की दुकानों पर फुसफुसाहटों में, दूर दराज घने जंगलों के बीच। वहां तक पहुंचने के लिए ढंग की सड़क भी नहीं, बस एक उबड़ खाबड़ पगडंडी जो सांप की तरह ऊपर चढ़ती जाती है। सुना था कि कभी अंग्रेजों ने वहां एक समर हाउस बनवाया था, अब वो हवेली वीरान है। सर, ये कोई सजा वाली पोस्टिंग है क्या? मैंने एसएचओ शर्मा से आधे मजाक में पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। सजा नहीं है, तुम अच्छे अफसर हो, लेकिन वहां किसी को जाना ही है। एक चरवाहा गायब हो गया है ऊपरी रिज पर, गांव वाले डरे हुए हैं। एसपी साहब को वहां पुलिस की मौजूदगी चाहिए। बस ऐसे ही सब शुरू हुआ। मैंने उस दोपहर को अपना सामान समेटा। ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ यूनिफॉर्म, एक टॉर्च, सर्विस रिवॉल्वर और एक पुराना थर्मस जो मेरी ट्रेनिंग अकादमी के दिनों से मेरे साथ है। मैंने आखिरी बार उस हरे रंग की टिन छत वाली चौकी को देखा जो अब तक मेरा दूसरा घर बन चुकी थी। मेरा जूनियर अनिल सैल्यूट मारते हुए बोला, रौपड़ा में तो भूत प्रेत भी मिलते हैं साहब, संभल के। मैं हंसा, शायद उसे दिलासा देने के लिए और शायद खुद को भी। शाम तक मैं एक जीप की पिछली सीट पर था जो कंकड़ पत्थर से भरी सड़क पर हिचकोले खा रही थी। ड्राइवर 20 से ज्यादा का नहीं होगा, किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गाना बेसुरे सुरों में गुनगुना रहा था। जैसे जैसे हम चढ़ते गए, देवदार के पेड़ घने होते गए और सभ्यता पीछे छूटती गई। हवा में एक अजीब भारीपन था, बारिश से पहले जैसा नहीं, उससे कहीं गहरा, जैसे कुछ पुराना दफन किया गया बोझ धीरे धीरे फिर से जाग रहा हो। जब हम चौकी पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। न कोई स्ट्रीट लाइट, न गांव की रोशनी, बस एक टिमटिमाता बल्ब जंग लगे तार से लटकता हुआ उस खंडहर जैसे ढांचे के बाहर जो किसी पुराने ढाबे जैसा लगता था। चौकी नहीं, लकड़ी की एक तख्ती पर लिखा था, रौपड़ा पुलिस चौकी। मैं बाहर निकला। ठंड मेरी स्वेटर के आर पार हो रही थी। यहां की हवा में कोई परिचित गंध नहीं थी, न लकड़ी के धुएं की, न गोबर के उपलों की, न किसी रसोई की। बस देवदार, ठंड और कुछ और, शायद लोहे जैसी गंध या गीली मिट्टी। चौकी का देखभाल करने वाला एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी भुवन दरवाजे पर मिला। यहां नेटवर्क नहीं आता साहब, उसने गुर्रा कर कहा और मुझे पिछवाड़े बने एक कमरे की तरफ ले गया। कभी कभी लैंडलाइन चलता है, ज्यादातर नहीं। बिजली? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया, बिना दांतों के। अक्सर तो हवेली ले लेती है। मैं चौंका। कौन सी हवेली? वो कुछ नहीं बोला, बस अंधेरे में बड़बड़ाता हुआ चला गया। मैं कुछ देर बाहर खड़ा रहा। चारों तरफ जंगल था, काला, घना और जैसे सांस लेता हुआ। मैं डरपोक नहीं हूं, मैंने कत्ल देखे हैं, दंगे संभाले हैं, चाकू लेकर खड़े आदमी को बातों से शांत किया है। लेकिन उस रात उस बल्ब की पीली रोशनी में खड़ा होकर जब चारों ओर कुछ नहीं सुनाई दिया, न कुत्ते, न चिड़ियां, न हवा तक, तो मेरे कंधों पर एक अजीब बोझ आ गिरा, जैसे कोई कह रहा हो, तू यहां अकेला नहीं है। अगली सुबह एक दस्तक से मेरी नींद खुली, तेज, नपीतुली, जैसे किसी ने लकड़ी पर हड्डी से ठक ठक की हो। अभी सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी। सूरज बस पहाड़ों की चोटियों को छू रहा था और एक फीकी रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर झांक रही थी। बाहर धुंध पसरी थी, जैसे जंगल अब तक तय नहीं कर पाया हो कि आज वो खुद को दिखाए या नहीं। दरवाजे पर एक दुबला पतला जवान खड़ा था, काले गहरे आंखों वाला और ठिठुरता हुआ, भले ही सूरज उग चुका था। कांस्टेबल नवीन रावत, रिपोर्टिंग सर, उसने सैल्यूट किया। स्थानीय पोस्टिंग है, मुझे आपकी मदद के लिए तैनात किया गया है। अच्छा है, मैंने कहा। गायब चरवाहे की कोई जानकारी? उसने सिर हिलाया और मुझे एक रिपोर्ट दी, हाथ से लिखी,
किनारों से भीगी और धुंधली। नाम रमेश सिंह, उम्र 54। आखिरी बार देखा गया 4 दिन पहले, पुरानी अंग्रेजी हवेली के पास बकरियां चराते हुए स्थिति, लापता। संघर्ष के कोई निशान नहीं, जानवर लौट आए वो नहीं। गवाह बेटा दीपू, उम्र 14। मैंने ऊपर देखा, कुछ अजीब बताया किसी ने। नवीन हिचकिचाया। गांव वाले कहते हैं हवेली को मेहमान पसंद नहीं। मैंने लंबी सांस ली। गांव वालों से कहना ये भूतों की कहानी नहीं, पुलिस की जांच है, नाश्ते के बाद चलेंगे। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें मुझसे नहीं मिली। 9 बजे तक हम गांव के पीछे एक संकरे पगडंडी पर चढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े, जंगल घना होता गया। बांज, देवदार और चीड़, उनकी जड़ें जैसे जमीन को पंजों से जकड़े हुए हों। ऊपर कहीं कौए चिल्ला रहे थे, मगर हम एक भी नहीं देख पाए। चरवाहे का बेटा दीपू हमारे आगे चल रहा था, एक लकड़ी की छड़ी से रास्ता दिखाते हुए। हम उस दिन यहीं आए थे, वो बोला। बाबा बोले, पेड़ों के बीच से कोई आवाज आ रही है। मैं तो कुछ नहीं सुन पाया, लेकिन वो उस आवाज की तरफ चल दिए। डर लगे उनके चेहरे पर? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। नहीं, बस जैसे किसी को ध्यान से सुन रहे हूं। दोपहर तक हम ऊपरी रिज पर पहुंच गए। जमीन समतल हो गई थी, पत्थरों से भरा एक छोटा सा मैदान, चारों ओर ऊंचे फर के पेड़। दूर कोहरे और छाया में ढकी हुई एक बड़ी सी इमारत दिखाई दी, हवेली। ये मेरी उम्मीद से कहीं बड़ा था। पत्थर की दीवारें जिन पर काई की लकीरें थीं, खिड़कियां खाली आंखों जैसी, एक जंग लगा हुआ लोहे का गेट जो बस एक ही कंगनी पर लटक रहा था। हवेली की दक्षिणी दीवार पर लताएं ऐसे रेंग रही थीं जैसे कोई नसें उभर आई हों। तुमने अंदर देखा? मैंने नवीन से पूछा। उसने सिर हिलाया। यहां के लोग पास भी नहीं जाते, कहते हैं वहां एक औरत रहती है, सफेद साड़ी में। मैंने उसकी ओर देखा। एक कहानी है, वह जल्दी से बोला। एक अंग्रेज मेम साहब की जो यहीं मरी थी। कहते हैं रात में वो रोती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हवेली की ओर बढ़ गया। गेट को धकेलते ही वह चरमरा कर खुला। अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई, ठंडी, बांसी, जैसे दीवारें खुद सांस रोके खड़ी हों। हर चीज पर धूल की परत थी, बरामदा, टूटे हुए मटके और एक जंग लगा ट्राइसाइकिल जो दीवार से टिका हुआ था। हम मुख्य गलियारे में पहुंचे। हमारे जूतों की आवाज पुरानी लकड़ी और फटे टाइल्स से टकराकर गूंज रही थी। ऊपर मत जाना, पीछे से दीपू की आवाज आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो वहीं खड़ी होती है। मैंने पलट कर देखा। कौन? वो बस मुझे फटी फटी आंखों से देखता रहा, कुछ नहीं बोला। हमने नीचे की मंजिल को अच्छे से खंगाला। एक बैठक जिसमें टूटी हुई फायरप्लेस थी, एक लाइब्रेरी जैसी जगह और ढही हुई रसोई, लेकिन कोई इंसानी निशान नहीं, न ताजा कदमों के निशान, न खून, न फटा हुआ कपड़ा, बस सन्नाटा और सड्डांत की एक अजीब गंध। एक कोने में मुझे लकड़ी पर उकेरा हुआ एक अजीब निशान मिला, एक त्रिकोण जो एक वृत्त के अंदर था, जैसे किसी ने उसे दाग कर बनाया हो। यह क्या है? मैंने नवीन से पूछा। उसने सिर हिलाया। पहली बार देख रहा हूं। तभी मेरा रेडियो अचानक खरखराया। एक झटके में आई तेज स्टैटिक आवाज जिसे दीपू चौंक गया। कोई आवाज नहीं, बस एक सिसकारी, जैसे कोई दूसरी ओर सांस ले रहा हो। और फिर एक औरत की आवाज, बहुत धीमी, लगभग शोर में डूबी हुई। एक और ले जाओ। मैं जम गया। नवीन, तुमने सुना? उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या? मैंने रिकॉर्डिंग वापस चलाई। कुछ नहीं था, बस शोर। लेकिन मैं जानता हूं मैंने क्या सुना। पुरानी बोली में शब्द, एक और ले जाओ। आउटपोस्ट लौटते वक्त हवा तेज हो चुकी थी। पहाड़ी की चोटी पर बादल घिर आए थे और आसमान शीशे की तरह भारी हो गया था। मैं बाहर खड़ा उस रास्ते को देखता रहा जहां से हम लौटे थे। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल। एक गुमशुदा आदमी, एक छोड़ी हुई हवेली और रेडियो पर आई वो आवाज। उस रात मैं देर से सोया, लेकिन नींद नहीं आई। लकड़ी की दीवारों में से हवा की सरसराहट सुनाई देती रही। और फिर ठीक आधी रात से पहले दरवाजे पर फिर वही दस्तक, 3 बार, साफ, नपी तुली, बिल्कुल पिछली बार जैसी। जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी में छपे कुछ निशान, नंगे पैर, लेकिन उल्टी दिशा में। मैं दहलीज पर खड़ा रह गया। ठंडी हवा मौजों के पार चुभ रही थी। निशान साफ थे, इंसानी नंगे पैर और एड़ियों की ओर मुड़े हुए, जैसे कोई उल्टा चलकर मेरे दरवाजे तक आया हो। मैंने टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी कोहरे को चीरती हुई निकली।
निशान कुछ कदम आगे तक जाते थे और फिर गायब। न कोई ओर से आया न वापस गया, बस जैसे पिघल गए हों। मैंने पेड़ों की कतार को देखा, कुछ नहीं हिला। अंदर से नवीन की आहट आई। वह कंबल लपेटे दरवाजे पर आया, चेहरा पीला। तुमने भी सुना? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। 3 दस्तकें, जैसे कल रात। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने उसे पिछली रात की दस्तक के बारे में बताया ही नहीं था। हमने साथ मिलकर पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। न कोई टूटी हुई टहनी, न जानवरों के पैरों के छाप। सिर्फ हवा में हिलते चीड़ के पेड़ों की आवाज थी, एक धीमी कराहती सी आवाज जो घाटी में गूंज रही थी, जैसे कोई चेतावनी हो। अंदर लौटकर मैंने फिर से दरवाजे का ताला झांचा। मैं अंधविश्वासी नहीं था, लेकिन फोर्स में इतने सालों में मैंने सीखा था, कभी कभी दिल की बात दिमाग से ज्यादा सही होती है। और मेरी हड्डियां कह रही थीं, यह अब सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं रहा, कोई हमें देख रहा था। अगली सुबह मैं रो पड़ा, गांव की ओर चल पड़ा। उम्मीद थी कि जहां तर्क चूक गए थे, शायद वहां जवाब मिल जाए। सूरज निकला था, लेकिन कमजोर और ठंडा। उसकी किरणें ढलानों पर बनी सीढ़ीदार खेतों पर लंबी परछाइयां डाल रही थीं। चाय की दुकान के पास कुछ बुजुर्ग बैठे थे, चुपचाप। औरतें बिना कुछ कहे लकड़ियां ढो रही थीं। बच्चे खेल तो रहे थे, पर हंसी गायब थी। यह सिर्फ शोक नहीं था, यह डर था। दुकान पर मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसने खुद को पंडित गिरधारी लाल बताया, गांव का पुजारी। उसकी आंखें चेहरे के हिसाब से ज्यादा बड़ी थीं और हाथ वो स्थिर होने पर भी कांपते रहे। आप रमेश की गुमशुदगी की जांच कर रहे हैं? उसने पूछा जब मैंने अपना परिचय दिया। हाँ, मैंने कहा। सोचा शायद आप उस पुरानी हवेली के बारे में कुछ जानते हो। वो कुछ देर चुप रहा, चाय को धीरे धीरे चलाता रहा, जैसे कुछ देख रहा हो। मेरे पीछे जंगल की ओर एक लड़की थी कभी, उसने अंत में कहा। सुंदरी, अंग्रेजों के आने से पहले इसी गांव में जन्मी थी। कहते हैं उस पर कोई श्राप था, जानवर उसके पास जाते ही मर जाते, दूध उसके छूने से फट जाता। उसकी मां उसे परछाई कहती थी। उसके साथ क्या हुआ? उसे जिंदा दफना दिया गया, उसने कहा। अब उसकी आंखों में चमक थी, उसी हवेली की पहाड़ी पर, ताकि उसका असर और न फैले। लेकिन जमीन ने उसे नहीं लिया। वो थोड़ा झुककर फुसफुसाया। कहते हैं उसकी आत्मा ने धरती को ठुकरा दिया। वो फिर उठी, टेढ़ी, चुप और भूखी। उस शाम मैं आउटपोस्ट लौटा, मन बेचैन था। शहरी अपराध मेरी समझ में आते थे, मकसद, तरीका, सबूत। लेकिन यह तो धुंध और दंतकथा थी, अंधविश्वास। लेकिन फिर भी रेडियो की स्टैटिक और वो बुदबुदाहट बार बार कानों में गूंजती रही। एक और ले जाओ। मैंने तय किया कि आउटपोस्ट में रखी पुरानी फाइलों को दोबारा देखा जाए। फाइलिंग कैबिनेट की सबसे निचली दराज में 1989 की गश्त की एक फटी पुरानी बही के नीचे मुझे एक धूल भरी चमड़े की जिल्द वाली रजिस्टर मिली, जिस पर धुंधली स्याही में लिखा था, रो पड़ा, घटनाक्रम पंजी 1952 से 87। मैंने पन्ने पलटे। 3 मार्च 1961, चरवाहा लापता, पहाड़ी की चोटी के पास। कुत्तों ने ट्रैक करने से इनकार किया, ग्रामीण सहयोग नहीं कर रहे। 17 जून 1978, सिपाही ने आउटपोस्ट के बाहर सफेद साड़ी वाली औरत को देखा, बाकी पहुंचने तक गायब। जहां खड़ी थी वहां की पत्तियां झुलसी हुई मिली। 4 जनवरी 1975, वरिष्ठ अधिकारी श्याम सुंदर हवेली के तहखाने में बेसुध मिले। पुरानी बोली में कुछ बड़बड़ाते रहे। छुट्टी देकर स्थानांतरित किया गया। मानसिक परीक्षण की सिफारिश की गई। एक के बाद एक प्रविष्टियां दशकों की चुप्पी के नीचे दबी हुई, और अंत में एक आखिरी नोट किसी और की लिखावट में कांपती हुई। कुछ चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। हमने यहां चौकी बनाई, लेकिन वो यहां पहले से थी। उस रात फिर बिजली चली गई। हमने लालटेन जलाई। नवीन जूतों समेत ही सो गया। मैं खिड़की के पास बैठा रहा, चांदनी में नहाए पेड़ों की कतार को देखते हुए। कुछ हिला नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ बदला हुआ सा लगा, जैसे हवेली की परछाई अब हमारी खिड़की तक पहुंच चुकी थी। ठीक रात 2:37 पर रेडियो फिर जोर से सन्नाटा चीरता हुआ जाग उठा। एक लड़की की आवाज आई, नर्म लेकिन साफ साफ। क्या आप मुझे देख सकते हो पुलिस वाले? क्या आप मुझे देख सकते हो पुलिस वाले? वो आवाज बच्ची जैसी थी, मासूम नहीं, जैसे किसी ने बरसों पहले रटा हुआ एक संवाद बोल दिया हो।
बिल्कुल बिना चूके। मैंने रेडियो की ओर घूरते हुए देखा। वो किसी सेंट्रल फीड से जुड़ा नहीं था। हम इतने दूर थे कि सीधे स्टेशन से, वो भी कुल्लू के जरिए ही कोई संदेश आ सकता था, और इतनी रात को तो कोई सिग्नल आता ही नहीं। मैंने माइक की तरफ हाथ बढ़ाया। कौन हो तुम? कुछ पल खामोशी, फिर स्टैटिक, और उसके पीछे सांसों की आवाज। कोई मशीन नहीं, इंसानी, हल्की, टूटी फूटी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, रिसीवर की दूसरी ओर, और बस सुन रहा हो, बहुत ध्यान से। मैंने झट से रेडियो बंद कर दिया। हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, कम से कम ठीक ठाक डर से नहीं, बल्कि किसी पुराने गहरे एहसास से, जैसे जिस्म को खतरा याद रहता है, भले ही दिमाग इनकार करता रहे। बाहर जंगल में सरसराहट हुई, जैसे कोई बहुत बड़ा आकार किसी भारी कपड़े से ढका जा रहा हो। अगली सुबह मैंने नवीन को यहीं रुकने को कहा और अकेले हवेली लौट चला। रेडियो पर आई उस आवाज के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। अभी नहीं, मुझे खुद देखना था। इस बार चढ़ाई कुछ ज्यादा ही भारी लगी, जैसे पहाड़ खुद रोक रहा हो। पेड़ झुके हुए, खामोश, हवा ठंडी थी, सूरज होते हुए भी। छोटी पर पहुंचा तो हवेली वहीं थी, वैसी ही स्थिर। निगाह टिकाए मैं भीतर दाखिल हुआ। तुरंत ही तापमान गिर गया। ना कोई हवा, ना कोई टूटी खिड़की, लेकिन मेरी सांसें भाप बनकर बाहर आ रही थी। मैं फिर उसी मुख्य हॉल में लौटा और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी कराहती रही। सीढ़ियों के अंत में एक लंबा गलियारा था, दोनों ओर बंद दरवाजे, एकदम सन्नाटा। सिर्फ अंत में एक खिड़की से आती रोशनी की पतली किरण जमीन पर गिर रही थी, और उस धूल में पद चिन्ह, नंगे पैर, छोटे, एक कमरे की ओर जाते हुए। मैं उनका पीछा करता गया। दरवाजा बिना किसी रुकावट के चरमराता हुआ खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक लंबे दरार पड़ी शीशे के, लेकिन उसमें दिखती परछाई कुछ गड़बड़ थी। मैंने खुद को देखा, टॉर्च हाथ में, सांस की भाप शीशे पर। फिर अचानक पीछे कुछ हिला। मैं पलटा, कुछ नहीं था। फिर से शीशे की ओर देखा। अब मैं वहां नहीं था, बस एक खाली कमरा था, जैसे वो मुझे घूर रहा हो। मैंने हवेली को बिना पीछे देखे छोड़ दिया। जब चौकी पहुंचा तो बाहर भीड़ जमा थी, गांव वाले, फुसफुसाहटें, डरे हुए चेहरे। नवीन भागते हुए आया। सर, एक और गायब हो गया। कौन? दीपू, वो चरवाहे का बेटा। मेरे सीने में कुछ कस गया। कब? सुबह सुबह बकरियों को देखने गया था, वापस नहीं आया। मैं भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ा। किसी ने कुछ सुना? गिरधारी लाल, वही बूढ़ा पुजारी, आगे आया। उसे वो ले गई, उसने बिना पलक झपकाए कहा, जिसे उन्होंने जिंदा गाड़ दिया था, जिसे भुला दिया गया था। उसे भुलाया जाना मंजूर नहीं। उस रात मैं नवीन के साथ चौकी में बैठा रहा। रेडियो खामोश, हवा और भी तेज गूंज रही थी। मैंने हवेली के पुराने नक्शे खोले, मिटे हुए, फटे हुए, कभी किसी ब्रिटिश अभिलेखागार से लाए गए। किनारे एक नोट लिखा था, अंग्रेजी में, बेसमेंट सील किया गया है। ईस्ट विंग के नीचे पुराना क्रिप्ट, कब्रगृह, खुदाई से बचें। बेसमेंट। किसी ने अब तक बेसमेंट का जिक्र नहीं किया था। मैंने उस अजीब चिन्ह के बारे में सोचा, जो लकड़ी में जला हुआ था, एक त्रिकोण, एक वृत्त के भीतर, शायद कोई रक्षा चिन्ह या चेतावनी। अब अगला कदम साफ था, और वो सोचकर ही मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। हमें वापस जाना होगा, लेकिन इस बार नीचे उतरना होगा। अगली सुबह पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली थी। रात भर धीमी बर्फबारी होती रही थी। हर देवदार की सुई, हर शाख जैसे खामोशी में डूबी हो। दृश्य सुंदर होना चाहिए था, पर नहीं था। आज नहीं, क्योंकि उस सफेद चादर के नीचे कहीं एक बच्चा गायब था। दीपू, 8 साल का, बिना कोई निशान छोड़े चला गया। और मैं फिर उसी जगह लौट रहा था जहां खामोशी रहती थी, हवेली, और अब उसका छुपा बेसमेंट। मैंने सिर्फ नवीन को साथ लिया। दिल की बात कहूं तो अकेले ही जाता, पर वो जवान होते हुए भी मजबूत था, भरोसेमंद, और जो कुछ सामने आने वाला था उसमें किसी भरोसेमंद का साथ होना जरूरी था। दोपहर से ठीक पहले हम हवेली पहुंच गए। भीतर की हवा जैसे पुराने पर्दों में लिपटी हो, सड़ी हुई, बोझिल। दशकों से जमी धूल अब टूटी फूटी पद चिन्हों और पंजों जैसे निशानों से भरी थी। कुछ यहां आया था हाल ही में। हमने ईस्ट विंग की ओर रुख किया। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी। कमरा दर कमरा, कुछ नहीं। फिर आखिर में एक पुराना स्टडी रूम,
किताबों की अलमारी दीमकों की भेंट चढ़ी। एक टूटी अलमारी के पीछे मलबे में आधा छिपा एक पतला लकड़ी का दरवाजा था। लोहे की जंग लगी, कीलों से सील, लकड़ी के किनारे जैसे कभी जलाए गए हों, लेकिन आग ने पकड़ नहीं ली। मैं झुका। बीचों बीच एक अजीब चिन्ह खुदा था, एक त्रिकोण, और उसके अंदर एक खुली आंख। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने क्रोबार से दरवाजा उखाड़ा। पहले बदबू आई, मिट्टी, सड़ा खून और सीलन, फिर ठंडक। वो ठंड जो सूरज की कमी से नहीं, जीवन की अनुपस्थिति से आती है। नवीन ने मुंह ढंकते हुए खांसा। हम लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरे। बेसमेंट उम्मीद से कहीं बड़ा था। गुंबद जैसे पत्थर के स्तंभ दीवारों को थामे हुए थे, लोहे की बुझी मशालें कतार में। ये तहखाना नहीं, कब्र गृह लग रहा था। हम धीरे धीरे बढ़े। हर कदम की आवाज गूंज रही थी और लगता था नीचे जमीन के भीतर कुछ हमारी आहटें सुन रहा था। एक कमरे में हमें मिले बच्चों के जूते, फटे, छपट्टी खाल, कुछ तो हथेली से भी छोटे। दूसरे में जंजीरें, छोटी जंग लगी, दीवार में जड़ी हुई। और तीसरे एक आईना, बिल्कुल वैसा ही जैसा ऊपर था, पर यह टूटा नहीं था, चमकता हुआ, जैसे वक्त उसे छू नहीं पाया। मैं पास गया। इस बार उसमें मैं नहीं था, वो थी एक लड़की, चेहरे पर लटके काले बाल, पीली पतली उंगलियां, मेरे पीछे खड़ी। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं, पर अब मुझे उसकी सांसें सुनाई दे रही थी, आईने में नहीं, दीवारों के पीछे। नवीन फुसफुसाया, सर देखिए। एक हल्की कालिख की लकीर एक तंग सुरंग की ओर जा रही थी। हमने उसका पीछा किया। वो एक दरवाजे तक पहुंची। हिमालयी देवदार की लकड़ी से बना, रस्सी और नमक से बांधा गया। दरवाजे पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, उसे मत जगाओ। मेरे हाथ कुंडी के पास रुक गए। फिर दरवाजे के पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई बच्चा, जैसे दीपू, अंकल मदद करो। नवीन की आंखें फैल गईं। वो दीपू है, उसने कहा, लेकिन उस आवाज में कुछ गलत था। बहुत साफ, बहुत परफेक्ट, जैसे रिकॉर्डिंग हो, असली नहीं। मैं पीछे हटा। जो भी उस दरवाजे के पीछे था, वो दीपू की आवाज पहन रहा था। फिर दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा, धड़कन की तरह। हम भागे, सीढ़ियों से ऊपर, सड़े स्टडी रूम से निकलकर, ठंडी धूप में हांफते हुए। और जैसे ही हम हवेली के गेट से बाहर निकले, मैंने मुड़कर देखा। दूसरी मंजिल की खिड़की पर वो खड़ी थी, देखती हुई, मुस्कुराती हुई। चौंकी लौटकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। घंटों तक हम दोनों चुप रहे। उसी रात रेडियो फिर से चालू हुआ। इस बार ना स्टैटिक था, सिर्फ आवाज। तुमने अंदर का दरवाजा खोला अफसर, तुमने मुझे सुना, अब तुम्हें उसे और लाने होंगे। उस रात मैं एक पल को भी नहीं सोया। रेडियो पर आई आवाज में एक अजीब सुकून था, बहुत ज्यादा सुकून, जैसे उसे कुछ पता हो जो मुझे नहीं, जैसे वो इंतजार कर रही हो। मैं खिड़की के पास बैठा रहा जब तक सुबह की पहली किरणें देवदारों के पीछे से नहीं झांकी, पर उसके शब्द अब भी मेरे जहन में गूंज रहे थे। अब तुम्हें उसे और लाने होंगे। किसे लाना है, किसके लिए? नवीन जब उठा, उसका चेहरा सफेद था और आंखें खाली। उसने कुछ नहीं पूछा। उसे भी वही एहसास था, हम कुछ ऐसा छेड़ चुके थे जिसे समझना हमारे बस से बाहर था। कुछ ऐसा जो वर्दी से भी पुराना था, कानून से भी। सुबह 8 बजे गांव का घंटा बजा। मैं बाहर निकला। कोट पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी थी। कुएं के पास भीड़ थी। एक औरत लाल साड़ी में लिपटी, घुटनों पर गिरी, झाड़ झाड़ रो रही थी। एक और बच्चा गायब, ललित, मुश्किल से 10 साल का, अपने बिस्तर से ही गायब। ना कोई आवाज, ना कोई दरवाजा खुला, ना कोई गवाह, जैसे हवा में घुल गया हो। 8 दिनों में 3 बच्चे। रोपराह की हवा अब डर से भारी थी। माई बच्चों को कसकर पकड़ रही थी। पुरुष पुराने औजार तेज कर रहे थे, दरवाजों पर टोटके बांध रहे थे, और हर एक चेहरा मेरी ओर मुड़ गया। मैं यहां कानून था, और कानून नाकाम हो गया था। मैं जानता था अब वापस जाना होगा, हवेली के बेसमेंट में, उस दरवाजे के पास। पर इस बार मैं तैयार गया। नवीन ने रोका, गिड़गिड़ाया कि बैकअप का इंतजार करें। मैंने साफ कह दिया, वक्त नहीं है। और ये झूठ नहीं था। बाहर की दुनिया हम पर यकीन नहीं करती। उल्टी चलती पद चिन्हों, बंद कमरों में आती आवाजों और चुपचाप गायब होते बच्चों पर कौन यकीन करेगा? मैंने एक पुराना लालटेन, एक रस्सी और नमक की थैली ली। विश्वास से नहीं,
बल्कि क्योंकि अब वो हिस्सा जो यकीन नहीं करता था मरने लगा था। इस बार हवेली और भी भारी लगी, सिर्फ खामोशी से नहीं, मौजूदगी से। जैसे अब वो सांस ले रही हो, धीरे, लालच से। मैं फिर बेसमेंट की ओर बढ़ा। दिल की धड़कनों की गूंज सीढ़ियों पर पड़ी हर आहट में सुनाई दी। कालिख के निशानों वाला दरवाजा वैसा ही था, सिर्फ अब रस्सी सड़ चुकी थी और दरवाजा आधा खुला था। मैंने लालटेन उठाई। अंदर एक अकेला पत्थर का कमरा, खाली, सिर्फ बीच में एक लकड़ी की कुर्सी और उस पर बंधा एक छोटा सा शरीर, एक बच्चा। मैं धीरे धीरे भीतर गया। दीपू, मैंने फुसफुसाया। उसने ऊपर नहीं देखा। मैं पास गया। तभी मैंने देखा उसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे। वो हवा में लटका हुआ था, किसी रस्सी से नहीं बल्कि परछाइयों से बंधा, पतली नसों जैसे धागों में जो धड़क रहे थे। और उसकी आंखें, वो उसकी नहीं थी, सफेद, बिल्कुल सफेद। फिर कमरे के कोने से वो निकली। ना कोई कदमों की आवाज, ना सांस, बस एक धीमी सरकती हुई चाल, भीगे बाल, जैसे किसी ने उसे नदी से खींच कर निकाला हो, चमड़ी पत्थर जैसी सफेदी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाया और मेरी ओर इशारा किया। उसी पल मेरे सिर में दबाव सा महसूस हुआ, जैसे कुछ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मेरी यादें मरोड़ खाने लगी, जाने पहचाने चेहरे बिगड़ने लगे, दृष्टि धुंधली होने लगी। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने झटपट नमक निकाला और फर्श पर फेंक दिया। वो चीख पड़ी। वो चीख जोरदार नहीं थी, इंसानी तो बिल्कुल भी नहीं। वो हजारों आवाजें थीं, फटी हुई, जोड़ दी गईं, जैसे किसी ने तकलीफ को सिलकर जिंदा कर दिया हो। मैंने दीपू को, या जो कुछ उससे बचा था, उठाया और भाग पड़ा। जब तक दिन की रोशनी नहीं देखी, मैं नहीं रुका। आउटपोस्ट पर दीपू को एक खाली कमरे में लिटाया गया। बेसुध था, लेकिन सांस चल रही थी। घंटों तक कुछ नहीं बोला, और जब बोला तो बस फुसफुसाकर उसने कहा, अब मैं उसका हूं। उसने कहा, तुम बाकियों को भी लाओगे। उस रात मैंने घाटी का नक्शा खोला। हर वह जगह जहां कोई बच्चा गायब हुआ था, सभी एक गोल घेरा बनाते थे, परफेक्ट। और उस घेरे के बिल्कुल बीच में हवेली। पर दिक्कत थी आकार में। घेरा बढ़ रहा था। अब वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो हाथ बढ़ा रही थी। मेरे डेस्क पर नक्शा फैला था। हर गायब बच्चे की जगह पर एक पिन, 3 बच्चे, एक परफेक्ट सर्कल। सभी की रेखाएं हवेली की ओर जाती थीं। अब समझ आया, हवेली सिर्फ भूतहा नहीं थी, वो उसका दिल था, उसका केंद्र। और अब वो घेरा गांव की सरहद तक पहुंच रहा था। अगर उसे रोका नहीं गया तो यह बच्चों पर खत्म नहीं होगा, पूरा रोपड़ा निगल लिया जाएगा। दीपू अब स्थिर था। सांसें सामान्य थीं, मगर उसकी आंखें खोखली, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो, खिड़की के पार से। वो कुछ खाता नहीं था। पहले के शब्दों के बाद कुछ बोलता भी नहीं, बस बैठा रहता, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। मैं और नवीन बारी बारी से उसकी निगरानी करते रहे, पर हर बार जब हम पलक झपकाते, लगता वो हिला है, थोड़ा सा, जैसे उसके अंदर कुछ और था जो उसकी जगह धीरे धीरे जाग रहा था। शाम होते होते मैं पहुंचा गिरधारी लाल पंडित के पास। लोग कहते हैं वो गांव से भी ज्यादा पुराना है। ऐसी कहानियां जानता है जिन्हें सुनकर बहादुरों की रूह कांप जाए। उसने बिना कुछ कहे मुझे भीतर बुला लिया। मैंने नहीं पूछा, उसे कैसे पता था कि मैं आ रहा हूं। हम आग के पास बैठे और मैंने सारी बातें सामने रख दी। हवेली, तहखाना, वो दरवाजा, वो लड़की। उसने आंखें बंद की, कुछ बुदबुदाया। तुमने खोल दिया, उसने धीरे से कहा। तुम उसके मुंह के अंदर चले गए। मैं चौंका। वो क्या है? वो आग की लपटों को घूरते हुए बोला, एक भूला हुआ नाम, एक जिंदा श्राप। वो एक पंडित की बेटी थी। बरसों पहले काले कर्मों का आरोप लगा, जिंदा जमीन में दफना दिया गया। उसका नाम मिटा दिया गया, रिकॉर्ड जला दिए गए। पर आप जानते हैं उसका नाम? मैंने कहा। उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बस कहा, नामों में ताकत होती है और वो अब भी अपना नाम याद रखती है। मैंने पूछा, वो चाहती क्या है? इस बार उसका स्वर कांप उठा। जो हर भुलाया गया चीज चाहता है, याद किया जाना, पूजा जाना और भोजन। मैंने बच्चों की बात बताई। उसने आंखें बंद की और राख में एक गोला खींचा, फिर उसके अंदर एक त्रिकोण, एक आंख। यह है नामहीन दृष्टा का चिन्ह, उसने फुसफुसा कर कहा। वो अपने घेरे में सब कुछ देखती है। एक बार घेरा पूरा हो गया,
उसे किसी को लेना नहीं पड़ता, लोग खुद चलकर उसके पास जाते हैं। अपनी मर्जी से? मैंने पूछा। उसने नजरें उठाई, आंखें खाली थीं। उससे भी बुरा, नींद में चलते हुए। उस रात मैंने फिर दीपू के पास पहरा दिया और उसकी सांसों के बीच वो इंतजार अब भी जारी था। रात 3:17 पर दरवाजा चरमराता हुआ खुला। दीपू गायब था। हमें वो आउटपोस्ट से 50 मीटर दूर मिला, नंगे पैर, जंगल की ओर बढ़ता हुआ, आंखें बंद, होंठ धीमे धीमे कुछ बड़बड़ाते हुए। हम उसे वापस ले आए। अगली रात वही बात, पर इस बार 3 और बच्चे उसी रास्ते पर मिले, सभी दीपू जैसे, आंखें बंद, फुसफुसाते हुए, जैसे किसी ने पुकारा हो, नाम से नहीं, खून से। मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया, उन्हें नक्शा दिखाया, पैटर्न समझाया, सच बताया, पूरा नहीं पर जितना जरूरी था। कुछ ने मानने से इनकार कर दिया, पर बाकी, खासकर बूढ़े, चुपचाप सिर हिलाते रहे, जैसे इस घड़ी का डर सालों से उनके भीतर पल रहा था। तभी गिरधारी लाल उठा। आवाज शांत थी, लेकिन किसी छुरी की तरह धारदार। हमें वो खत्म करना होगा जो उन्होंने शुरू किया था। हमें उस कब्र की ओर लौटना होगा, दुआओं के साथ नहीं, नमक के साथ नहीं, आग के साथ। वो बहुत समय अंधेरे में जी चुकी थी, अब उसे यादों में जलाकर वापस भेजने का समय आ गया था। हम सुबह से पहले इकट्ठा हुए, कुल 9 लोग, मैं, नवीन, गिरधारी लाल और गांव के 6 आदमी। जो जो हाथ लगा ले आए, कुल्हाड़ी, मिट्टी का तेल, पुराने शिकार की बंदूकें और एक मंदिर से लाए गए जंग खाए तलवारें। पर यह सब काफी नहीं लगता था। हम उस हवेली में जीतने नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे ये तय करने कि वो ना जीते। रास्ता अजीब तरह से शांत था, न हवा न परिंदों की आवाज, बस हमारे जूतों की बर्फ पर चरमराहट और सांसों की भाप। हम जमी हुई नदी पार करके जंगल में घुसे और जब सूरज की पहली किरणें ऊंचे पेड़ों की चोटी को छूने लगी, हम हवेली के सामने खड़े थे। वो पहले से इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुद ब खुद खुला, थोड़ा ही सही, पर इतना कि मानो कह रही हो, आओ। कोई कुछ नहीं बोला। हम अंदर गए। इस बार हवा ठंडी नहीं थी, गर्म थी, घुटन भरी, जैसे किसी भट्टी के अंदर खड़े हों जो फटने ही वाली हो। दीवारों से गाढ़ा चिपचिपा रस बह रहा था, लकड़ी की बलियाओं कराह रही थी। हम टॉर्च और लालटेन के साथ तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे और वहां सीढ़ियों के नीचे आईना खड़ा था, लेकिन अब उसमें हम नहीं थे, बल्कि हमारी परछाइयां थीं, विकृत, खोखली, चमड़ी रहित और होंठ इतने खिंचे हुए कि मुस्कान नहीं, चीख लगती थी। एक ग्रामीण, रघु, आगे बढ़ा कि उसे तोड़ दे, लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले ही उसकी परछाई ने हाथ बढ़ाया। शीशा चटक गया और उसमें से काला धुआं निकलने लगा, मोटा, सांस लेता हुआ, एक लड़की की आकृति बनाता हुआ। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, बस एक सपाट, बिना आंखों मुंह का हिस्सा, पर आवाज मेरी थी। तुम उन्हें ले आए, शुक्रिया अफसर। टॉर्चें बेतहाशा कांपने लगी, एक बुझ गई। एक आदमी जमीन पर गिरा, चिल्ला रहा था कि उसकी आंखों में आग लग गई है। नवीन ने बंदूक चलाई, गोली पत्थर में ढंसी, पर धुआं टस से मस नहीं हुआ। गिरधारी लाल आगे बढ़ा, संस्कृत में कुछ बड़बड़ाते हुए, मुट्ठियों से पवित्र राख हवा में उछालता। धुआं चीख उठा, पीछे हट गया। अब, मैंने चिल्लाया, दरवाजा बंद करो। हम सुरंग में दौड़े, उस अंतिम कक्ष की ओर जहां रस्सी और नमक से बना दरवाजा अब झंग लगे कब्जों पर झूल रहा था। अंदर कुर्सी खाली थी, लेकिन दीवारों पर बच्चों के नाम खुदे हुए थे, दीपू, ललित और भी कई, कम से कम 20। मैंने दुआ की, मेरा नाम उनमें न हो। हमने केरोसिन सुरंग में छिड़का, दीवारों पर, जमीन पर, हर कोने में। गिरधारी लाल द्वार पर खड़ा हुआ और एक अंतिम प्रार्थना शुरू की, ऐसी भाषा में जो किसी भी पुराने मंत्र से भी पुरानी लगती थी। उसकी आवाज जमीन तक हिला रही थी। फिर मैंने माचिस जलाई, आग भड़क उठी। हम दौड़े, पीछे से दीवारें चिल्लाईं, हवेली ने चीख मारी। ये आग वैसी नहीं थी जैसे आम आग होती है, ये यादों को जलाती थी, आवाजों को चीरती थी, जो हम कभी सुन ही नहीं पाए। हम लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और तभी छत से काला धुआं उठता हुआ आकाश में लहराने लगा। फिर एकदम सन्नाटा, बस आग। हवेली खुद पर ही गिरने लगी, पत्थर दर पत्थर। अगली सुबह हम राख को दफनाने लौटे। गिरधारी लाल ने राख के बीचों बीच एक सील बंद तांबे की डिबिया रखी, जिसमें 5 मंदिरों की मिट्टी भरी थी।
लाल धागे से बंधी हुई। उसे बहुत दिन खिलाया गया, उसने कहा, अब उसे भूखा मरना होगा। गांव में उस रात पहली बार बच्चों ने चैन की नींद ली। दीपू उसी शाम जागा। उसके पहले शब्द, वो चली गई। फिर वो मां को पुकारते हुए रो पड़ा। मैं उस रात चौकी के बाहर खड़ा था, आसमान की ओर देखता, ठंडी साफ हवा में सांस लेता। पर कहीं गहरे जंगल के भीतर से मुझे हवा में एक अंतिम फुसफुसाहट सुनाई दी। आईनों की संख्या ज्यादा है अफसर, और हर दरवाजा आग में नहीं जलता। आग बुझ चुकी थी। हवेली अब नहीं रही, काली झुलसी हुई ईंटों का ढेर बन चुकी थी, जिसे पवित्र मिट्टी में भिगोकर राख की रेखा से घेरा गया था। गांव वाले अब वहां सिर्फ चुपचाप जाते थे, अगर जाते भी थे। ज्यादातर लोग उस दिशा में देखना भी नहीं चाहते थे। उन्हें लगा सब खत्म हो गया। मैं भी यही मानना चाहता था, पर कुछ तो था जो अब भी गलत लग रहा था। गिरधारी लाल आग वाली रात के अगले ही दिन गांव छोड़ गया। कहा, मेरा काम यहां पूरा हुआ। जाते जाते उसने मेरी हथेली में एक मुड़ी हुई चिट्ठी थमा दी। अगर वो फिर बोले, उसने कहा, तो तुम्हें पता होगा क्या करना है। मैंने चिट्ठी नहीं खोली, अभी नहीं। नवीन रुका रहा, ज्यादा बोलता नहीं था, पर घर नहीं गया। आउटपोस्ट में ही सोता रहा, रेडियो बंद रखा, अपनी बंदूक रोज साफ करता, शायद जरूरत से ज्यादा। एक रात मैंने उसे बैरक के बाथरूम में आईने के सामने बैठे देखा, बस खुद को घूरते हुए। तुम्हें भी उसकी आवाज सुनाई देती है? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। जब आंखें बंद करता हूं, वो बोला, तो फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। 3 हफ्ते बीत गए, ना कोई गायब हुआ, ना कोई बच्चा नींद में चला, ना रेडियो से कोई फुसफुसाहट। सब कुछ शांत लग रहा था, पर रो पड़ा की शांति वैसी होती है जैसे पतली बर्फ की परत चुपचाप दरकती है। शुरुआत कुत्तों से हुई। एक रात पूरे गांव के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, पूरे 7 मिनट तक। फिर एकाएक पूर्ण सन्नाटा। अगली सुबह हवेली के पास से बहती नदी का पानी काला हो गया। मैंने खुद जांचा, ना वो तेल था ना कीचड़, वो पानी ही था, पर ऐसा जैसे उसने बहुत कुछ याद कर लिया हो। फिर आया दूसरा आईना। आउटपोस्ट के पीछे एक चीड़ के पेड़ के नीचे रखा मिला। ना पुराना ना धूल भरा, नया था, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। लाल कपड़े में लिपटा हुआ, उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था, बस धुंध। और बीच में अंदर से उल्टा खुदा हुआ एक वाक्य, तुमने पीछे देखना भूल गए। मैंने नवीन को कुछ नहीं बताया, अभी नहीं। मैंने गिरधारी लाल की दी हुई चिट्ठी खोली। सिर्फ 5 शब्द थे, प्राचीन देवनागरी में लिखे, वो कभी अकेली नहीं दफनाई गई। मैंने आईना सबूत कमरे में बंद कर दिया। पर उस रात कांच टूटने की आवाज आई। मैं भागा, अंदर पहुंचा। आईना वैसा ही था, साबुत, लेकिन अब उसमें मेरे पिता का चेहरा दिख रहा था, जो 10 साल पहले मर चुके थे। वो रो रहे थे, और उनके पीछे आईने में एक ऐसा गलियारा था जो असल में वहां था ही नहीं। लंबा, अजीब, और आखिर में एक लाल दरवाजा। वही दरवाजा, हवेली वाला। मैंने सारी बत्तियां जलाकर सोने की कोशिश की। अगर नींद आई भी हो तो कब, याद नहीं। हर सुबह स्टेशन की बाहरी दीवार पर एक नया नाम खुदा मिलता, हमेशा किसी बच्चे का नाम, रोपड़ा का नहीं, पास के गांवों से। वो गांव जहां लोग अब तक फुसफुसाहटों पर विश्वास नहीं करते थे। अब मुझे समझ आया, जो हमने जलाया था वो स्रोत नहीं था, वो सिर्फ एक दरवाजा था, और दरवाजे दोनों तरफ खुलते हैं। नाम बढ़ते गए, हर सुबह पहले से गहरे कटे हुए। सिर्फ रोपड़ा नहीं, दूर दराज के गांवों में भी उन बच्चों के नाम जो अब तक गायब नहीं हुए थे। चेतावनियां जो किसी ने छुप छुप कर दी थी, अब मैं और अनदेखी नहीं कर सकता था। मैंने नक्शा फिर देखा, इस बार नई नजर से। नाम एक लकीर बनाते जा रहे थे, जंगल के किनारे से निकलते हुए एक ऐसे स्थान की ओर जो मैं अब तक टालता रहा। पुराने मंदिर के खंडहर, घाटी के पार, जहां हवेली गिरने के बाद से कोई नहीं गया। अब मुझे पता था क्या करना है। उस रात नवीन और मैं एक संकरी पगडंडी से जंगल में उतर गए, आधे चांद की रोशनी में। हवा में अजीब सी चुप्पी थी, बस हमारे कदमों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराहट। पेड़ झुकते से लग रहे थे, जैसे सब कुछ देख रहा हो। खंडहर पुराने देवदारों के नीचे बिखरे पड़े थे, टूटे हुए पत्थर के खंभे, आधे काई में डूबे हुए मूर्तियां, और वहां मंदिर के केंद्र में वह दरवाजा खड़ा था, खून की तरह लाल। उस पर उकेरे गए चिन्ह मेरे जहन में जलने लगे, वही वृत्त और त्रिकोण जो गिरधारी लाल ने बनाए थे।
और वह आंख जो मुझे घूर रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया। लकड़ी ठंडी थी, लेकिन उसके आसपास की हवा कुछ जिंदा सा महसूस हो रही थी। मैंने धक्का दिया। दरवाजा खुला। भीतर मैकन एक अंधकार जो किसी भी रात से गहरा था। मैंने मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। कक्ष छोटा था। दीवारों पर पुराने भित्ति चित्र एक कहानी कह रहे थे जिसे मैं समझ नहीं सका। बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, गहरे धब्बों से रंगी हुई। उस पर एक गुड़िया जिसकी आंखें गायब थीं, मुंह सिल दिया गया था। तभी हवा में बदलाव आया। मैंने फिर उसकी आवाज सुनी। इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं, एक आवाज स्पष्ट, ठंडी। तुम आ गए। छायाओं से वह लड़की बाहर निकली, लेकिन वह हवेली की सफेद परछाई नहीं थी। वह इंसान थी, या वैसी दिखती थी। आंखें रात जैसी काली, मुस्कान जैसे चाकू। तुमने मेरा घर जलाया, लेकिन तुमने द्वार खुला छोड़ दिया। और अब मुझे भूख लगी है। मैंने मशाल ऊंची की। वह हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे हवा टूट गई। दीवारें छायाओं से बहने लगीं, जो हमारे ओर रेंग रही थीं, जैसे जिंदा धुआं। नवीन ने अपनी राइफल चलाई। गोलियां अंधेरे को चीरती चली गईं, लेकिन लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मेरे सीने में बर्फ जैसी ठंडक समा गई। अपनी सौगंध याद रखो, नवीन ने चिल्लाया। मैंने दांत भींचे और गिरधारी लाल का दिया हुआ तांबे का डिब्बा निकाला, जो पवित्र मिट्टी से भरा था। मैंने उसे लड़की पर फेंका। जमीन कांप उठी। वह चीखी, एक ऐसी चीख जिससे पत्थर चटक गए। छायाएं पीछे हट गईं, जैसे जलते तेल में आग लगी हो। वह लड़की तड़पी, फिर काले धुएं की एक अंतिम लहर में गायब हो गई। दरवाजा हमारे पीछे जोर से बंद हो गया। हम मंदिर से भागे, पीछे देखे बिना। लेकिन मुझे पता था यह अंत नहीं था। चौकी पर लौटकर मैंने लाल दरवाजा सील कर दिया, पर कुछ बदल चुका था। हवा हल्की लगी, लेकिन घाटी का बोझ अब भी सीने पर था। रेडियो फिर से खड़खड़ाया, पर इस बार बस एक शब्द, रुको। कोई आवाज नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक चेतावनी। कई दिन बीते, कोई नई गुमशुदगी नहीं। बच्चे अपने घर लौट आए। दीपू फिर मुस्कुराया। नवीन और मैं पहरे पर डटे रहे, आंखें सजग, जानते हुए कि यह शांति नाजुक है। मैंने तांबे का डिब्बा पास ही रखा। अंधेरे के खिलाफ एक ताबीज। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था, मैं घाटी पर नजर डालने छोटी पर चढ़ गया। हवा ने चीड़ों के बीच से फुसफुसाहट की, और पहली बार मैंने उसे महसूस किया। एक उपस्थिति जो देख रही थी, पर अब भूखी नहीं थी, बस इंतजार में थी, तैयार। मैंने सिगरेट सुलगाई, धीरे से धुआं छोड़ा। यह घाटी अपने राज अपने भीतर छुपाए रखती है, पर जब तक मैं पहरे पर हूं, कोई अंधेरा बिना मुकाबले के नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में। जब तक के लिए सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो इंडियन राइटर।